हेलो स्टूडेंट, वेलकम। आज हम डीएनए पैकेजिंग के बारे में पढ़ेंगे। डीएनए पैकेजिंग मतलब डीएनए का कुंडलन। ठीक है, तो डीएनए का कुंडलन, इसका मतलब क्या हुआ कि जो डीएनए है उसकी लेंथ मैंने आपको बताया था बहुत अधिक होती है, मतलब बहुत ज़्यादा उसकी मात्रा हमारे शरीर में पाई जाती है। अगर हम उसकी मात्रा को, मतलब उसकी लंबाई को अगर हम ऐड कर दें तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लंबाई हो जाएगी, इतनी कि हम सूर्य से पृथ्वी के बीच में जितनी दूरी है उसके 100 चक्कर लगा लें। इतनी अधिक मात्रा डीएनए की होती है हमारे शरीर में। अगर हम उसको जोड़ लें, अगर हम उसकी लंबाई को टोटल जोड़ लें तो ठीक है। जैसे कि इशेरिशिया कोलाई एक बैक्टीरिया होता है, उसकी खुद की लेंथ कितनी होती है 2 माइक्रोन, और उसके अंदर जो डीएनए होता है उसकी लंबाई कितनी होती है 1700 माइक्रोन, मतलब 1.7 मिलीमीटर। ठीक है, तो इतना जो 2 माइक्रोन का बैक्टीरिया है उसके अंदर इतना ज़्यादा जो है, इतनी लंबाई का डीएनए कैसे एडजस्ट होता है। इसका मतलब क्या है, वो कॉइल्ड अवस्था में पाया जाता है, यानी कुंडलित अवस्था में बहुत ज़्यादा पैक्ड होता है। ठीक है, तो ऐसी अवस्था में पाया जाता है, इसीलिए वो इतना लंबा डीएनए जो है उसके शरीर में, मतलब कि उस कोशिका में रह पाता है। इसी प्रकार से हमारी बॉडी में भी बहुत अधिक जो है डीएनए पाया जाता है। कोशिकाएं जो होती हैं कितनी होती है, लगभग 10⁴ कोशिकाएं होती हैं। ठीक है, तो इतना सारा जो डीएनए अगर हम जोड़ लें तो कितना क्या हो जाएगा, पृथ्वी से सूर्य के बीच की जो दूरी है उसमें 100 चक्कर लग जाएंगे, इतना सारा डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए है वो किस अवस्था में है, ठीक है, किस अवस्था में पाया जाएगा, इसका मतलब क्या है, वो बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड, कुंडलित अवस्था में पाया जाएगा। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख रहे हो, ये जो पर्पल कलर का एरो लगा है, तो इसमें क्या है, ये डीएनए है। ठीक है, उसके बाद आगे क्या है, ये जो येलो कलर की स्ट्रक्चर है, ये क्या है, कुंडलित अवस्था है इसकी। देख रहे हो आप, प्रोटीन, ये जो येलो कलर की संरचना है ये है प्रोटीन। ठीक है, और ये कॉइल्ड अवस्था में, ये देखिए इसके चारों तरफ डीएनए कॉइल्ड है। तो इसी तरीके से ये पैक्ड हो के क्या बन जाता है, क्रोमोसोम का फॉर्मेशन हो जाता है। और 46 क्रोमोसोम पूरी बॉडी में, मतलब बॉडी की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, ये सबको पता है। ठीक है, तो आप जो है देखिए इसमें कि इस तरीके से इतनी ज़्यादा इसकी कॉइलिंग हो जाती है, तभी ये पैक्ड हो जाता है। ठीक है, अब ये जो डीएनए है ये किसके साथ बन जाता है, प्रोटीन के साथ। तो ये प्रोटीन 2 टाइप की होती है, कौन कौन सी, एक तो हिस्टोन प्रोटीन और दूसरी नॉन हिस्टोन प्रोटीन। ठीक है, तो हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, तो इसकी बहुत ज़्यादा, जब बहुत अधिक कॉइलिंग हो जाती है तो हम इसको बोलते हैं पैकेजिंग या सुपर कॉइलिंग। इसका जो कंडेंसेशन होता है वो कैसे, 3 स्टेप्स में होता है। पहला प्राथमिक, दूसरा द्वितीयक और तीसरा तृतीयक, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। तो जो प्राइमरी अवस्था होती है वो क्या होती है, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला को हम प्राथमिक अवस्था कहते हैं। ठीक है, जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड सिंपल संरचना होती है उसको हम क्या कहते हैं, प्राइमरी स्टेज। और जो दूसरी सेकेंडरी होती है उसको, जब ये डबल हेलिकल बन जाता है तब हम इसे बोलते हैं सेकेंडरी स्टेज, और इसको हम रिलैक्स्ड डीएनए भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड डीएनए, शिथिल डीएनए, क्योंकि आपको पता है ये नॉर्मल अवस्था इसकी डबल हेलिकल मॉडल ही होता है। तो इसे हम जो है क्या बोलते हैं, रिलैक्स्ड डीएनए। और जो टर्शरी स्टेज होती है वो प्रोटीन के साथ जब डीएनए बंध जाता है, जब डीएनए का मॉलिक्यूल, मतलब डीएनए जो होता है वो प्रोटीन के साथ बाइंड हो जाता है, तब हम इसे कहते हैं सुपर कॉइलिंग या पैकेजिंग, मतलब पराकुंडलन। ठीक है, और जब ये प्रोटीन के साथ बनता है तब हम इसे क्या बोलने लगते हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन या फिर कैरियोटिन या क्रोमैटिन भी इसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो प्रोटीन के साथ जब बाइंड हो जाता है, ठीक, प्रोटीन के साथ जब ये बाइंड हो जाता है डीएनए, तो हम इसे क्या क्या बोलते हैं, सोलेनॉइड सुपर कॉइलिंग या सोलेनॉइड पराकुंडलन, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड अवस्था में आ जाता है। ठीक है, अब ये जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो है मॉडल है, सोलेनॉइड मॉडल भी कहलाता है। तो ये देखिए आप, ये जो डायग्राम है, मैंने आपको बताया हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन दोनों ही पाए जाते हैं इनमें। तो ये न्यूक्लियोसोम मॉडल है, इसमें केवल ये जो दिखाया है आपको, क्या दिखाया है, हिस्टोन प्रोटीन दिखाई है। ठीक है, तो इसमें जो है
हिस्टोन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। हिस्टोन प्रोटीन 5 प्रकार की होती है और धनावेशित होती है, ठीक। क्षारीय प्रोटीन होगी तो कौन कौन सी होती है? H1, जैसे आपको दिख रहा है ये लॉन्ग वाली जो है वो क्या है? H1। दूसरी यहाँ पर जो बीच में दिख रही है आपको पर्पल कलर के एरो पे, वो क्या है? H2A, H2B, H3 और H4। ये इसके सांकेतिक नाम दिए गए हैं, ये हिस्टोन प्रोटीन इनको माना गया है। और इनका काम क्या होता है? यही डीएनए के स्ट्रक्चर को बाइंड करना, ठीक है। डीएनए का जो थ्रेड है उसको बाइंड करना, ठीक है। तो ये जो है आप इसमें देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर की स्ट्रक्चर है वो क्या है? डीएनए है, डीएनए का मॉलिक्यूल है। और बीच में क्या है? सर्कल, और लंबाई में ये सब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन है। बीच में हिस्टोन ऑक्टामर है। ऑक्टामर क्यों? ऑक्टा मीन्स 8। तो ये जो प्रोटीन है H2A, H2B, H3 और H4, ठीक है। इसके दो मॉलिक्यूल होते हैं, इसीलिए कितने होगा? 4 प्रोटीन है, मतलब 4 प्रकार की। तो ये 2 मॉलिक्यूल हुए, तो इसको हम 2 जो मॉलिक्यूल है कितने होगा टोटल? 8। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं? हिस्टोन ऑक्टामर। और एक ये साइड में इसको बाइंड करने के लिए है, जो कि कौन सी प्रोटीन है? हिस्टोन प्रोटीन H1, ठीक है। तो इस तरह से इसका ये अरेंजमेंट होता है। और डीएनए का पूरी लंबाई जो होती है वो उसमें बीच बीच में इसी प्रकार की प्रोटीन जो आकर बाइंड करती जाती है और बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड अवस्था में वो आती जाती है, ठीक है। तो ये जो हिस्टोन प्रोटीन हो गई, इसका काम मैंने बता दिया आपको, डीएनए के मॉलिक्यूल को बाइंड करना। और जो नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, ठीक है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन कैसी होती है? ऋणात्मक, मतलब ऋणावेशित होती है, और संरचनात्मक क्रियात्मक दोनों ही प्रोसेस में वो पार्टिसिपेट करती है, ठीक है। तो ये जो प्रोटीन होती है नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ये संरचनात्मक भी होती है, और मतलब इसकी संरचना भी बनाती है, और क्रियात्मक भी होती है। क्रियात्मक मतलब क्या कार्य करती है? ये ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन में हेल्प करती है। ट्रांसक्रिप्शन मतलब जो मैंने आपको बताया था कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रोसेस, उसको हम क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। और जो रेप्लिकेशन है, मतलब कि एक डीएनए के एक मॉलिक्यूल से दूसरा थ्रेड बनना, वो क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन, ठीक है। तो इस तरीके से, जैसे आप ये देखो, अब इसमें क्लियर होगा आपको, जो मैंने बताया था हिस्टोन ऑक्टामर, हिस्टोन ऑक्टामर। तो वो हिस्टोन ऑक्टामर, ये इतने प्रकार की, हर मॉलिक्यूल 2 हैं। H2A के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, H2B के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, H3 और H4 के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, ठीक है। तो जो है हर प्रोटीन के, हिस्टोन प्रोटीन के 2 मॉलिक्यूल हैं, इसीलिए इसे हिस्टोन ऑक्टामर बोलते हैं, ठीक है। इसकी जो टोटल लेंथ होती है वो -10 नैनोमीटर होती है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये था न्यूक्लियोसोम मॉडल था, जिसमें कि डीएनए की अधिक से अधिक क्या हो जाती है? कॉइलिंग हो जाती है, ठीक है, मतलब कुंडलन हो जाता है उसका। और 2 टाइप की प्रोटीन भाग लेती है, हिस्टोन प्रोटीन और नॉन हिस्टोन प्रोटीन, ठीक है। और जो हिस्टोन प्रोटीन होती है वो केवल संरचनात्मक प्रोटीन होती है, मतलब केवल संरचना बनाने में हेल्प करती है, ना कि कोई उसका अलग से काम होता है। वो अलग से काम बस इतना ही होता है कि डीएनए के मॉलिक्यूल को वो बाइंड करती है, अलग से उसका कोई काम नहीं होता। जबकि गैर हिस्टोन प्रोटीन, मतलब कि नॉन हिस्टोन प्रोटीन जो होती है वो डुप्लीकेशन या फिर इसे रेप्लिकेशन भी बोलते हैं, इसमें और ट्रांसक्रिप्शन में हेल्प करती है, ठीक है। दोनों प्रोसेस को जो है वो कंट्रोल करने का काम किसका होता है? नॉन हिस्टोन प्रोटीन का। तो इस तरीके से ये कॉइल्ड हो के क्या बना लेते हैं? क्रोमोसोम। बहुत क्रोमोसोम, आपको क्या लग रहा है क्रोमोसोम क्या होता है? बहुत ही अधिक कुंडलित संरचना जो है वो क्रोमोसोम है, ठीक है। अब देखिए ये जो क्रोमोसोम बना, इसमें 2 भाग होते हैं, एक तो हेट्रोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन। तो जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग होता है ऊपर, ये देखिए मोर कंडेंस्ड, क्या लिखा है? मोर कंडेंस्ड, मतलब कि यहाँ पर जो कुंडलन है वो बहुत ही ज़्यादा होगा, अधिक होगा, इसलिए इसे हेट्रोक्रोमेटिन बोलते हैं। और ये जो यूक्रोमेटिन वाला भाग है, इसका मतलब क्या है? यहाँ पर कुंडलन क्या होगा? डीएनए और प्रोटीन का बहुत कम होगा, मतलब थोड़ा कम होगा, ठीक है। तो ये देखिए आप कितनी कुंडलित अवस्था है, ये आप देख सकते हो इस डायग्राम में। तो इसलिए हेट्रोक्रोमेटिन और जो है क्या बोलेंगे? हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन। तो ये देखिए जो हेट्रोक्रोमेटिन होता है, अगर उसे स्टेन किया जाए तो हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग अधिक गहरा, स्टेन डार्क हो जाएगा। लिखा है इसमें 4थे पॉइंट पे कि स्टेन डार्क कर। तो ये कैसा होगा?
बहुत ज़्यादा डार्क कलर का स्टेन ले लेगा। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर जहाँ पर कुंडलन ज़्यादा है वहाँ ज़्यादा स्टेन होगा तो डार्क तो दिखेगा वो। ऐसे यूक्रोमेटिन जो होता है वो थोड़ा सा कम कंडेंस्ड होता है, वहाँ पे थोड़ा हल्का स्टेन आएगा। अगर हम उसे स्टेन करेंगे, इस क्रोमोसोम को अगर हम स्टेन करेंगे तो वहाँ पर थोड़ा लाइट स्टेन आएगा, ठीक है। तो स्टेन लाइटर, हेट्रोक्रोमेटिन स्टेन्स डार्कर और यूक्रोमेटिन क्या स्टेन लाइटर, ठीक है। जो हेट्रोक्रोमेटिन वाला भाग है, थर्ड पॉइंट क्या है, जीन पुअर मतलब कम जीन होते हैं यहाँ पर, और इसमें क्या जीन रिच, यूक्रोमेटिन वाले भाग में जीन रिच मतलब ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जब ये क्रोमोसोम बन जाता है तब, ठीक। उसके बाद ये जो क्रोमोसोम है ये इसके पार्ट्स यही क्रोमेटिड वगैरह बन जाते हैं, जो कुंडलित अवस्था होती है उसमें क्रोमेटिड्स बन जाते हैं। दोनों ऊपर, दो ऊपर हैं दो नीचे, तो ये क्या है क्रोमेटिड्स हैं, ठीक है। तो यही था क्या आपका क्रोमोसोम या सोलेनॉइड मॉडल। इस वीडियो में इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।